हेलो हेलो माइक चेक। हेलो 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 हेलो। ठीक, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे सभी। हिमांशु, प्रियंका, चलिए ठीक है, इस बैच में क्लास शुरू हो चुकी है। बनीता, अनामिका, ठीक है चलो। हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी का? वो चलिए, ओके 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 ठीक है। हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज से हम करने वाले हैं एक और धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत। क्लास 11 पर आखिरकार हम वापस आ चुके हैं, है ना। हम घूम फिरकर क्लास 12 खत्म करके आज हम क्लास 11 पे वापस आ चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जनवरी में हम क्लास 11 फिर से शुरू कर देंगे ना, जनवरी के पहले वीक में। तो पहला वीक खत्म नहीं हुआ, आज फ्राइडे है और हम वापस आ चुके हैं क्लास 11 पर। अच्छा, अब क्लास 12 में जैसा मैंने आपको बोला था कि कल हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास का प्लान कर रहे थे 12 बजे, लेकिन पार्थ सर की ए स्टार बैच में क्लास हो गई थी 12 बजे और वो क्लास शिफ्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि फिर 1 बजे से आपकी दूसरी क्लासेस भी थी। ठीक है, तो वो सिचुएशन जम नहीं पाई। तो अभी अर्धचालक की जो एक्स्ट्रा क्लास है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, वो आज हम करेंगे 7:30 बजे से। 7:30 बजे से मैं क्लास करने वाला हूं। 7:30 से 8:30, 8:30 9 भी हो सकता है ना, जब तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज शाम को, अभी इस क्लास के बाद, इस क्लास के बाद में आपकी एक और क्लास होगी, है ना। आप लोगों की अब कौन सी केमिस्ट्री की क्लास बची? केमिस्ट्री क्लास खत्म हो जाएगी तो केमिस्ट्री क्लास वैसे मैं कामेश सर को बोल दूंगा, लेकिन आप भी एक बार बोल देना कि वो 7:15 तक क्लास वैसे यूजुअली कामेश सर खत्म कर देते हैं ना, 7:15 7:20 तक। तो हम 7:30 बजे से एक और क्लास कर लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। 3rd कॉपी है, 2 ही कॉपी भरी अभी तक। भाई तूने चैप्टर छोड़ दिए। अगर फिजिक्स में 2 कॉपी भरी मतलब कि तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिजिक्स में अभी तक कम से कम 3 से 4 कॉपी भर जानी चाहिए थी। हाँ, कामेश सर को मैं बोल दूंगा कि वो 7:30 के पहले क्लास खत्म कर दे, तो 7:30 से 8:30 हम क्लास कर लेंगे। हाँ, कामेश सर को आज हम बोल देंगे वो थोड़ा सा जल्दी क्लास खत्म कर दे, है ना। अच्छा, कितने पेज छोड़ने हैं? हाँ यार, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आप कम से कम 8 से 10 पेजेस तक छोड़ सकते हो, क्योंकि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनमें डायग्राम बहुत सारे रहने वाले हैं ना, डायोड वगैरह का डायग्राम रहेंगे। या फिर आप दूसरी कॉपी बनाने, अगर आपकी कॉपी में थोड़े से पेज बचे हुए हैं, मतलब मान लो 15-20 पेज बचे हुए, तो वो कॉपी छोड़कर आप नई कॉपी में शुरू कर सकते हो वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए तो अब पूरा 12th एक कॉपी में हो गया। हाँ, तो तेरा 12th एक कॉपी में ऐसा होगा ना कि यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर ऐसा फोटो बना लिया, फिर यहाँ पर यह धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख दिया। इसी तरीके से क्लास 12th एक कॉपी में भर दिया तुमने पूरा। चलो, 5 रजिस्टर भर गए, ये हुई ना बात। अच्छा, 400 पेज की कॉपी, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, चलो काफी बढ़िया लगा मुझे आप सबसे ये जान करके। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे, नोट्स बना रहे। ग्रूणी गति हम शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 1, है ना। तो अब से क्या होगा? वापस से हम मैकेनिक्स में कूदने वाले हैं, है ना। हम फिर से एक बार फिर मैकेनिक्स की दुनिया शुरू करने वाले। मैकेनिक्स की दुनिया शुरू करेंगे मतलब कि हम फिर से एक बार क्लास 11th में जैसा पढ़ते आ रहे थे, गति की बातें होती थी, वेग की बातें होती थी, बल की बातें होती थी, द्रव्यमान की बातें होती थी, चाल की बातें होती थी, त्वरण की बातें होती थी, कार्य की बातें होती थी, ऊर्जा की बातें होती थी। वही सारी बातें फिर से शुरू होने वाली है ग्रूणी गति में, है ना। तो क्लास 11th का बढ़िया सा एक और मजेदार चैप्टर। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या रिवाइज करना होगा। तो रिविजन के लिए एक और बार बता दूं यार, मैंने आपको जैसे बोला था कि मैंने आपका रिविजन शुरू करवा दिया। तो रिविजन के लिए कल 12 बजे YouTube पर मैं क्लास करने वाला हूं, जिसमें मैं मात्रक और मापन लूंगा। मात्रक और मापन के थोड़े पुराने क्वेश्चन और ज्यादा नए क्वेश्चन होंगे, है ना। नए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है मेरा, कि वो क्वेश्चन जो
अभी तक आपके ना तो मॉड्यूल में थे और उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी टेस्ट में भी ना देखे हो, कहीं ना देखे हो। तो नए क्वेश्चन कुछ होंगे कल की 12 बजे वाली क्लास में। तो 12 बजे मात्रक और मापन हम रिवाइज करेंगे, क्लास 11 साइड बाय साइड, क्लास 12 भी करेंगे, है ना। एक दिन क्लास 11, एक दिन क्लास 12 रिवाइज करेंगे हम यूट्यूब पर, और वो क्लास ऐप पर भी चलेगी, तो आप ऐप पर भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, आज 12 बजे फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी, है ना, लेकिन ये क्लास देखना जरूरी है। तो दो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपको लाइव आकर देखना है तो आप लाइव आकर भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं हूं 30 मार्क, मैं तो, आप वैसे चिंता ना करो, मैं कोई 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 50 से 55 मिनट पढ़ाऊंगा बस, है ना। 50 से 55 मिनट पढ़ाऊंगा जिसमें आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इस छोटा चैप्टर ही होता है वैसे भी, तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे कल 12 बजे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लाइव नहीं देखना चाहता तो कोई बात नहीं, आप क्लास खत्म करने के बाद में उसको यूट्यूब पर डली रहेगी तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख जरूर लेना, ताकि आपका रिवीजन होता रहे साइड बाय साइड। और उसके अलावा क्लास खत्म होने के बाद में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगा इसी चैप्टर से, कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और कुछ चैप्टर, इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क टाइप के लिए या टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए प्रैक्टिस में भी पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, है ना। तो अब से रिविजन के लिए भी हम सीरियस हो चुके हैं, रिविजन भी हम जोरदार तरीके से करने वाले हैं। चलो भाई, तो अब चलो ये लिखे रहने देते, और भी बच्चों जो आएंगे अगर बाद में देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। अब गुरुणी गति क्या होता है, ये चैप्टर देखिए, ये चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है। तो ये चैप्टर, अगर हम इसके पहले वाले चैप्टर्स की बात करें तो ये वाले, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम ऐसा मानते थे कि एक वस्तु है, वो वस्तु चल सकती है ना, उस वस्तु पे बल लग सकता है, उसका वेग हो सकता है, उसका त्वरण हो सकता है, और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा होती थी, उसमें कार्य होता था, सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम वस्तु को ले जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता था वो लिखा था हमने। यूनिट एंड डायमेंशन, अच्छा हाँ, किसी को लगता है कि यूनिट एंड डायमेंशन को रिवाइज करके आना है तो रिवीजन करके आ सकते हो, या फिर मैं कल की क्लास में, है ना, यूट्यूब पर ही पहले 10 मिनट उसके, तो यूनिट एंड डायमेंशन में कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 2-4 फॉर्मूले ही है, तो क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन करने का टाइम मिले तो कर लेना, वरना नहीं भी करके आओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमने गति के नियम वगैरह ये सारी बातें पढ़ी थी, तो उन सभी बातों में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक दृढ़ पिंड होता है, मतलब कि अगर हमारे पास एक ठोस पिंड होता तो उस पर क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें यह पढ़ना है कि अगर एक कण घूमता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो घूमेगा तो उसका वेग होगा, उसका त्वरण होगा, उसका विस्थापन होगा, उसकी ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उस पर कार्य होगा, उस पर बल लगेगा, उसमें बल की जगह बलाघूर्ण लगेगा, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। मतलब एक तरीके से ये वाला जो चैप्टर है उसका कोणीय संवेग, उसका संवेग भी होगा। तो ये वाला जो चैप्टर है वो एक तरीके से आपने जितने चैप्टर क्लास 11 के पढ़े थे पहले, वो सब एक पिंड के लिए पढ़े थे, जो पिंड चल रहा था, अब ये घूमेगा, तो इसमें आपका पुराना वाला रिवाइज भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे घूर्णन गति होती क्या है, फिर आज की क्लास में देखेंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जैसे हमारे पास नॉर्मल वस्तु का द्रव्यमान होता है, उसका जड़त्व होता है ना, कि वो अपनी गति के परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व होता है, वैसे ही हम पढ़ेंगे आज जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बलाघूर्ण, बलाघूर्ण क्या होता है कि अगर हमारे पास वस्तु पर बल लग रहा है तो वो चलती थी, अब वह बल जो वस्तु को घुमा दे उसे बलाघूर्ण बोलते हैं, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे घूर्णन साम्यावस्था क्या होती है। घूर्णन साम्यावस्था, जैसे हमने देखा था कि परिमाणी बल शून्य हो जाए वस्तु पे, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे हमने, तो वैसे ही क्वेश्चन हम घूर्णन साम्यावस्था के लिए करने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग क्या होता है। जैसे रेखीय संवेग था, वैसी वस्तु घूमेगी तो उसका संवेग क्या होगा, फिर उसकी गति ऊर्जा वगैरह क्या होगी। मतलब देखो, एक तरीके से आपने जो पुराना चैप्टर पढ़ा था, या पहले सबसे पहले हमने देखा था कि सर सरल रेखा में गति, तो गति के बारे में पढ़ा, तो वैसे घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने साथ ही साथ वस्तु के द्रव्यमान के बारे में, गति के नियम पढ़ा थे, तो उसमें द्रव्यमान के बारे में समझा था, तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण के बारे में समझना पड़ेगा। वहां पे बल के बारे में समझा था, यहाँ पे बलाघूर्ण के बारे में समझना पड़ेगा। वहां पर हमने विभिन्न बल देखे थे, उनकी साम्यावस्था देखी थी, तो यहाँ पे घूर्णन साम्यावस्था देखना पड़ेगी। वहां पर हमने संवेग देखा था, गति के नियम में, यहाँ पे कोणीय संवेग देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़कर हमने कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ा था, तो कार्य ऊर्जा शक्ति हम पढ़ेंगे फिर इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में करना होगी। साथ ही साथ लास्ट टॉपिक है लौटनी गति, है ना, लौटनी गति या रोलिंग मोशन। अब मजेदार बात यह है फिर से कि कहीं पर भी
इस बार जो नया सिलेबस आया उसमें फिर से रोलिंग मोशन टॉपिक का नाम नहीं दिया हुआ है, रोलिंग मोशन टॉपिक का नाम नहीं है। तो हम एक बार पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हमारे पास अगर समय कैसा क्या रहता है और हम देखेंगे कि एक और बार सिलेबस को देख लेंगे कि कहीं पर उसने हिंट तो नहीं दी है रोलिंग मोशन की। अगर होगी तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना फिर यहां तक हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये वाला। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। स्वागत कीजिए एक और नए धमाकेदार चैप्टर का, है ना, जो है घूर्णन गति। अच्छा, अब ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी में कहा है? एनसीईआरटी की पहली किताब में आखिरी चैप्टर है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। उसके पहले जो चैप्टर है ना, उसमें दिया हुआ है दृढ़ पिंडों का निकाय और घूर्णन गति, है ना। तो ये वही वाला चैप्टर होगा, ठीक है। घर्षण का कोई लिंक नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, सिलेबस टेस्ट जो परसों टेस्ट होने वाला आपका संडे को जो टेस्ट होगा, संडे टेस्ट सिलेबस, संडे टेस्ट सिलेबस मैं काफी बार बता चुका हूं। मॉडर्न फिजिक्स पूरा पूरा आएगा आपको एंड सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक। हाँ, कल पार्सर क्लास नहीं ले रहे, कल सैटरडे, कल पार्सर क्लास नहीं लेंगे। शायद आप लोगों को पार्सर ने बता दिया होगा, या नहीं बताया तो फिर मैं बता देता हूं। तो कल फिजिक्स की क्लास हम जल्दी कर लेंगे ना, कल फिजिक्स की क्लास हम जल्दी कर लेंगे। कल बायो की क्लास नहीं होगी तो जल्दी कितनी हो जाएगी वो आपको ऐप के अंदर दिख जाएगा। चलिए, अच्छा, अब दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में, है ना, मैं आपको बेसिक बातें तो बता रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो जो आपका सर्कुलर मोशन था, या मैंने आपको याद करो जब मैंने आपको वृत्तीय गति पढ़ाया था तब मैंने आपको घूर्णन गति के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर वृत्तीय गति, उसमें ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति को छोड़ देना, लेकिन उसके पहले की बातें जो है वो एक बार सारी रिवाइज करना, है ना, जिसमें हमने शुद्ध गति की देखी थी वृत्तीय गति में। तो वो वाला जो पोर्शन है वो एक बार क्लास के बाद में आज सबको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि वो इसी चैप्टर में भी आते हैं, इसके में भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं होमवर्क में डाल दूंगा ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर पाए। बाकी वो वाली बातें मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा कि V बराबर R ओमेगा होता है, या ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, उसमें फिर गति के समीकरण क्या होते हैं, वो सब कुछ हमने करा हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोग, है ना, वो आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं खुद से। पार सर को कल शायद कहीं बाहर जाना है किसी कार्य से, तो इसलिए सर क्लास नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते, हम पढ़ते हैं दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडीज क्या होता है। तो दृढ़ पिंड क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा, है ना, कि अगर दृढ़ पिंड को देखा जाए, दृढ़ पिंड क्या है? एक दृढ़ वस्तु बहुत अधिक संख्या में पदार्थों के कण का संयोजन है जो परस्पर दूरियों को किसी भी स्थिति में नहीं बदलने देता, यानी वे सभी परिस्थितियों में विरूपित नहीं होते, या सॉरी वे किसी भी परिस्थिति में विरूपित नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो हमारे पास एक पत्थर है या मेरे पास ये पेन है, तो मैं इसको कैसे भी फेंक दूं, कैसे भी उछाल दूं, मैं कुछ भी करूं, ये पेन के कणों के बीच में आपस की जो दूरी है वो नहीं बदलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दृढ़ पिंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? दृढ़ पिंड कहते हैं। तो जैसे एक और बार बता दूं, यहां पर अगर मान के चलो हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये कोई भी दो पॉइंट बना दिए इस वस्तु पे, तो अगर इस वस्तु को घुमा रहे, हम फेंक रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो दूरी होगी, यह दूरी कभी नहीं बदलेगी, है ना, ये दूरी कभी नहीं बदलेगी। तो अगर ये दूरी कभी नहीं बदलेगी तो यह कैसा पिंड होगा? दृढ़ पिंड होगा, ठीक है। अच्छा, दृढ़ पिंड के और एग्जांपल आपको आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही है वो सब क्या दृढ़ पिंड ही। आप खुद भी एक दृढ़ पिंड हो। ऐसा तो ना होता कि आप उछलते हो तो आप लंबे हो जाते हो, जैसे बैठते हो तो छोटे हो जाते हो, नहीं सर। दूरियां जो है हमारे बिंदुओं के बीच में वो बराबर ही रहती है। या इसके अलावा आपको आपके सामने टेबल, कुर्सी, दीवार, ये सब कैसे दृढ़ पिंड है ना। इसके अलावा ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो दृढ़ पिंड नहीं है, पानी, तरल, तो ये इनके बीच में सर बिंदु के बीच में दूरी बदल जाती है। पानी बहता है तो पानी बहता तो सर उसके पिंडों के, उनके बिंदु के बीच में दूरी बदल जाती है, ठीक है। तो वो दृढ़ पिंड नहीं होंगे। अच्छा, अब दृढ़ पिंड की जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है? किसी भी वस्तु की गति उसकी स्थिति में परिवर्तन या उसके विन्यास में परिवर्तन या दोनों में समझी जा सकती है, ठीक है। तो एक बार घूर्णन गति का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, देखिए क्या हो सकता है। मान के चलो कि हमारे पास
ये एक पिंड था, ये एक वस्तु थी, ये यहां से यहां चली गई, ठीक है, ये यहां से यहां चली गई, तो इसका हर एक कण ऐसे गया, ये वाला कण जो होगा वो ऐसे गया होगा, ये वाला कण ऐसे गया होगा, ये वाला कण जो है वो ऐसे गया होगा। हर एक कण की आपस की दूरी बराबर होगी और हर एक कण उठ के वैसा का वैसा आगे बढ़ा होगा, तो इसे हम बोलेंगे शुद्ध स्थानांतरण गति। क्या बोलेंगे हम इसे? शुद्ध स्थानांतरण गति बोलेंगे हम इसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलो शुद्ध स्थानांतरण गति या रेखीय गति जो हम ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, लेकिन अगर मान के चलो कि ये चलने के साथ साथ घूम भी गया किसी भी बिंदु के सापेक्ष, कोई भी बिंदु हो सकता है उसके सापेक्ष अगर ये घूम जाता है, तो अगर ये घूमता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? इसे घूर्णन गति बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल समझे कि हाँ सर केवल वस्तु घूम रही है, उसका एग्जांपल, तो अगर केवल वस्तु घूम रही है, जैसे देखो ये ऐसी थी, अब ये घूमकर ऐसी हो गई, तो क्या हुआ होगा? सर ये यहां ऐसी थी और उसका हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट केवल घूमा है, तो ये क्या होगी? ये घूर्णन गति होगी। अब ये घूमती हुई आगे बढ़ी है, घूमती हुई आगे बढ़ी है, तो देखो यहां पर ये पहले ऐसी सीधी थी, ये ऐसी घूम भी गई और आगे भी बढ़ गई, तो ये स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का संयोजन कहलाएगा, ठीक है। तो घूर्णन गति क्या होता है, सभी को समझ में आ रहा है ना? घूर्णन गति में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष वस्तु का घूमना जरूरी है। अब यहां पर जो घूर्णन गति हो सकती है कितने टाइप की हो सकती है ना, कहां कब कब हो सकती है? तो पहले एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है, स्थानांतरण अक्ष के सापेक्ष या स्थानांतरीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन हो सकता है, या घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन हो सकता है ना। ये बेसिक से एग्जांपल है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, आपको बस ये फील करवाने के लिए कि घूर्णन गति कैसी कैसी हो सकती है। जैसे सबसे पहली बात, एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन हो रहा है। स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन मतलब कि एक कोई अक्ष है या कोई एक अक्ष, मतलब क्या होगा? कोई एक रेखा जिसके आसपास वस्तु घूम रही है। जैसे पंखा कैसा घूम रहा है? क्या आपके घर में ऐसा होता है पंखा चालू करो ऐसा देखो, थोड़ी देर बाद वहां चलेगा, थोड़ी देर वहां चलेगा, थोड़ी देर नहीं सर, पंखा एक ही जगह पर लगा हुआ है, सालों से वहीं लगा हुआ है ना, और पंखा वैसा का वैसा रखा हुआ है, तो एक अक्ष उसकी फिक्स उसके आसपास घूमता रहता है, तो कैसी गति होगी? ये स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति होगी। और एग्जाम्पल बताओ भैया इसके। दरवाजा, घर का दरवाजा जैसे खुलता है, तो घर का दरवाजा कैसा होता है सर? एक अक्ष होता है, मतलब जहां पे दरवाजे को हम दीवार के अंदर लगाकर रखते हैं और एक तरफ से हम खोलते हैं, तो दरवाजा घूम रहा है, मतलब कि उसकी अक्ष फिक्स्ड है और वह दरवाजा घूम रहा है, तो यह एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु जो है वह स्थानांतरीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो अक्ष है वो सीधे सीधे चल रही है, उसकी अक्ष सीधे सीधे चल रही है और वस्तु गोल घूम रही है ना। अक्ष चल रही है और वस्तु गोल घूम रही है। हाँ, वॉच, बिल्कुल एक बच्ची ने बढ़िया एग्जांपल दिया, वॉच। हाउस, ये कैसा एग्जांपल है? जरा घर घूम रहा है क्या? हाँ, लट्टू एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि लट्टू में क्या होता है कि वो जैसे हम उसको लट्टू को फेंकते हैं, तो लट्टू ऐसे ऐसे भी गोल गोल घूम रहा है और उसकी अक्ष भी घूम रही है ना, तो वो जो एग्जाम्पल आएगा वो इसके अंदर आएगा कि अगर हमें घूर्णीय अक्ष होगी। अर्थ भी नहीं लेंगे बेटा, अर्थ रुककर थोड़ी ना घूम रही है, अर्थ तो चलते चलते घूम रही है ना, तो जो वस्तु चलते चलते घूम रही है, अर्थ का जो एग्जाम्पल होगा, हम मोटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोटर का जो पंखा होता है वो ऐसे ही घूमता है, ठीक है। लेकिन अर्थ का जो एग्जाम्पल होगा वो तीसरे में आएगा, घूर्णीय अक्ष के परितः घूर्णन हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है अर्थ में? क्या हो रहा है कि अर्थ में सर अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ, तो अर्थ अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है और इसकी अक्ष जो है वो भी गोल गोल घूम रही है। अर्थ गोल गोल घूम रही है, इसकी अक्ष भी गोल गोल घूम रही है और अर्थ खुद भी गोल घूम रही है। तो तीसरा एग्जाम्पल आएगा साइकिल का टायर, बिल्कुल वो दूसरे में एग्जाम्पल आएगा, स्थानांतरीय अक्ष के परितः घूर्णन। मतलब क्या हुआ कि अगर जो अक्ष है यह साइकिल का टायर है, तो साइकिल का टायर तो गोल गोल घूम रहा है ना, अब साइकिल आगे भी बढ़ रही है, तो अगर मैं केवल टायर का जो बिंदु जिसके सापेक्ष टायर घूम रहा है उसे देखो तो वो ऐसा आगे बढ़ रहा है और टायर घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो टायर खुद गोल घूम रहा है, तो टायर घूर्णन गति तो कर ही रहा है, लेकिन उस कैसे अक्ष है? उसकी चलती हुई अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है वो, ठीक है। तो
हाँ, मेले में झूला, बिल्कुल वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला है वो ऐसे ही कर रहा है, स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है ना। इसको और भी आप चाहो तो मैं एनिमेशन से एग्जांपल्स बता सकता हूं, लेकिन अब तो बड़े हो गए हो यार तुम, नहीं थोड़ा बच्चों वाला एग्जाम्पल देखने हो तो देख लो बाबा, बाद में बोलना मत कि एसपी सर ने एग्जाम्पल नहीं दिखाया। बाकी तब थोड़े होशियार हो गए हो तुम, क्यों रे बाबा। चल हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो जो गति कर रहा है वो गति तो यहां लिखी ही नहीं जा सकती है। तुम्हारे दिमाग की जो गति है वो ऐसी गति है जो बताई ही नहीं जा सकती। हाँ, तो ये पहला वाला एग्जांपल जो होगा हमारा पंखा, दूसरा वाला एग्जांपल गेट भी एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, या ये बॉल, तो ये बॉल किस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, बॉल जो घूर्णन कर रही है कैसी है, ये जो अक्ष है वो स्थानांतरण गति कर रही है, अक्ष जो है वो ऐसी ऐसी चल रही है ना। अक्ष जो है खुद इसकी जो अक्ष है ना, अक्ष क्या है सर, ये देखो ये अक्ष है, तो ये यहां पर अगर अक्ष को पकड़ू मैं तो ये यहां से सर ये अक्ष तो सीधी सीधी जाती है, फिर इधर आ जाती है ना। अक्ष क्या है, जिस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है, तो वो ऐसी लाइन है, तो वो लाइन ऐसी कैसी आगे बढ़ती है, फिर लाइन ऐसी कैसी आ जाती है। तो अक्ष सीधी सीधी चल रही है और वस्तु गोल गोल घूम रही है। अच्छा, ये तीसरा वाला एग्जांपल हो गया, ये तिलस्मी जो घूम रहा है, ये लट्टू जैसा जो घूम रहा है ना, ये किसका एग्जांपल हो गया कि इसकी अक्ष जो है, अक्ष भी घूर्णन गति कर रही है और ये वस्तु भी घूर्णन गति कर रहा है ना। तो यह घूर्णन गति का बेसिक सा एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, पेंडुलम नहीं लेंगे बेटा हम, पेंडुलम में तो गोल कहां घूम रहा है, पेंडुलम पूरा गोल थोड़ी ना घूम कर आता है पेंडुलम। हाँ, मतलब वो एक घूर्णन गति का हिस्सा हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं उसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा, इसके अलावा इसमें आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और इसमें अब एक इंपॉर्टेंट सी परिभाषा और जो इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हमें पढ़ना आज, उसकी शुरुआत करते हैं, जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, इस चैप्टर में हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी काम आएगा, तो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट भी ध्यान रखना। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया है ना, अब लेकिन आपको खुद से रिवाइज करना होगा। वृत्तीय गति की जो शुद्ध गति की होती है ना, वृत्तीय गति जो होती है उसकी जो शुद्ध गति की होगी उसको एक बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, चल हाँ, शक्तिमान भी अच्छा एग्जाम्पल है। यह पता नहीं कहां से आते हैं बद दिमाग लोग, बोल रहे कि सर लड़कों के पीछे घूमती हुई लड़कियां, पता नहीं कौन सी दुनिया से है ये, है ना। और कैसी लड़कियां घूम रही है, कौन है ऐसी लड़कियां, मुझे भी मिलवाओ, है ना। पहली बात तो लड़कों के पीछे घूम रही है, और दूसरी बात ऐसे घूम रही है, मैं इसके पीछे जा रही हूं, मैं इसके ये मतलब कि दिमाग को थोड़ा सा विराम अवस्था में रख दे दो क्या फिजिक्स की क्लास में, ऐसे घूमते जाएंगे, चलो उसके पीछे चलेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे। चलिए, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो हमें पढ़ना होगा, जिससे सवाल आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण जैसे हमने किसी भी वस्तु का द्रव्यमान देखा था, स्प्रिंकलर भी बेटा, स्प्रिंकलर कैसा एग्जांपल होगा, स्प्रिंकलर, हाँ, स्प्रिंकलर की जो नोजल, पूरा बोलना पड़ेगा, स्प्रिंकलर की जो नोजल है वो गोल गोल घूम रही है ना, लेकिन वो एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष गोल गोल घूम रही है। चलो देखो, तो अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था द्रव्यमान और हमने पढ़ा था जड़त्व, है ना। द्रव्यमान मतलब क्या होता था, अच्छा पहले हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम, किसका नियम पढ़ा था हमने, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता था, जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व का नियम किसने दिया था, और जड़त्व का नियम हमने कहां पढ़ा था, सरल रेखा में गति में, याद है जड़त्व का नियम पढ़ा था हमने, हाँ, जड़त्व का नियम मोशन में, चलो ठीक है, कुछ तो याद है। हाँ, गति के नियम में पढ़ा था हमने ये, है ना। और
ये वाला जड़त्व का नियम वैसे देखा जाए तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, और दिया किसने था? जड़त्व ने दी, सॉरी ये गैलीलियो ने पहले बताया था, फिर उसको ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोला गया बाद में। तो जैसे जड़त्व का नियम पढ़ा था हमने कि हमारे पास अगर कोई भी एक वस्तु है, तो इस वस्तु को अगर हमें गति करवानी है, इस वस्तु को हमें गति करवानी है, तो इस वस्तु को गति करवाने के लिए हम इस पर बल लगाएंगे, तो ये गति का विरोध करेगी, है ना। तो चल रही थी, जड़त्व कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। तो विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं रुकी भी है तो रुकी भी रहना चाहिए, गति है कर रही है तो गति ही करते रहना चाहिए, या एक ही दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करते रहना चाहिए। वो दिशा का विरोध करेगी, दिशा में परिवर्तन का, गति में परिवर्तन का और विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यह जड़त्व का नियम था। ये किसके लिए था? स्थिर वस्तु के लिए। वस्तु रुकी हुई है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है जड़त्व आघूर्ण। अब ये किसके लिए होगा? ये होगा जो घूमती हुई वस्तु है उसके लिए। तो घूमती हुई वस्तु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि देखो, घूमती हुई वस्तु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है अक्ष, किस अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूम रही है। क्यों सर, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो जड़त्व आघूर्ण, या पहले जड़त्व की बात करें तो इसमें अक्ष नहीं देखना होता था। हमें क्या देखना होता था? हमें ये देखना होता था कि जो वस्तु है वो चल ही रही है या नहीं चल रही है। तो उसे इधर धक्का लगाए, इधर धक्का लगाए, इधर धक्का लगाए, इधर धक्का लगाए, हर एक दिशा में हमें जो जड़त्व महसूस होता था वो समान ही होता था। जड़त्व किसके समानुपाती होता था? सर, जड़त्व केवल और केवल द्रव्यमान पर, जड़त्व को इंग्लिश में बोलते थे इनर्शिया। तो इसका इनर्शिया जो था वो केवल और केवल मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर करता था। किस पे निर्भर करता था? इनर्शिया जो है वह द्रव्यमान पर या मास पर निर्भर करता था। इसके अलावा किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो जड़त्व आघूर्ण क्या है? उस गुण का मापन है जिसके कारण किसी अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु, अक्ष पर घूर्णन। तो अक्ष पर घूर्णन मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास जैसे एक वस्तु थी, तो एक वस्तु का अगर मान के द्रव्यमान मैंने बोला 2 किलो, तो इसका जड़त्व फिक्स हो गया, 2 किलो इसका द्रव्यमान होगा, ये 2 किलो के बराबर ये हमें जड़त्व देगा। लेकिन अगर मान के चल हमारे पास एक वस्तु है जो हमें घुमाना है, यह हमें घुमाना है, तो उसे घुमाने के लिए किस अक्ष के सापेक्ष घुमा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से जड़त्व अलग अलग आएगा। तो यहां फिक्स वैल्यू होती थी, लेकिन अब घुमाने के लिए अलग अलग हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो भैया, आपके हाथ में पेन है, पेन को अगर आप इधर से कोने से पकड़ के घुमाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा जोर लगेगा हाथों पर, लेकिन बीच में से पकड़ के घुमाओगे तो बड़ी आसानी से घुमा पाओगे। करो फील, घुमाओ भैया पेन को घुमाओ, बीच में से पकड़ घुमाओगे तो बहुत आसानी से घुमा पाओगे, लेकिन कोने से पकड़ कर घुमाओगे तो कोने से पकड़कर घुमाएंगे सर तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आप घुमा तो उसी वस्तु को रहे हो, लेकिन उसकी अक्ष अलग अलग हो गई है ना। इतना दिमाग तो जो गैस सिलेंडर वाले भैया होते हैं उनके पास भी होता है। कभी तुमने देखा कि गैस सिलेंडर वाले भैया ऐसे आ रहे कि अच्छा आप क्या सिलेंडर देना है, तो गैस की टंकी लेकर आ रहे, तो गैस की टंकी ऐसी रखी थी, फिर उन्होंने ऐसी पलटाई, फिर ऐसी उठाई, फिर ऐसी पलटाई, फिर ऐसी उठाई, फिर पलटाई, फिर ऐसी उठाई। नहीं सर, वो ऐसे नहीं लाते। कैसे लाते गैस की टंकी? वो जमीन पे रखते और देते, उसको एक हाथ मारेंगे, लात मारेंगे, घूमती हुई आराम से आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है गैस की टंकी, उसे घुमाते हुए आगे बढ़ाना है। तो ये भी तो घूम रही थी और ऐसी भी घूम रही है, तो किस कंडीशन में घुमाना आसान है? कब जड़त्व कम लगेगा? तो जब हम उसको इस अक्ष के सापेक्ष घुमा रहे सर, ये वाली अक्ष, इसका नाम हम आगे करके समझेंगे, लेकिन इस अक्ष के सापेक्ष घुमा रहे सर तो इसमें जड़त्व न्यूनतम आ रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सभी को एटलीस्ट फील आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या एक्चुअल में, है ना? और क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास एक ही वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या वो जो गति का विरोध कर रही है वो हर एक कंडीशन में अलग अलग आ सकता है। क्या हो सकता है? अलग अलग आ सकता है। क्लियर है मामला, है ना? या इसके अलावा आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके पास डे टू डे लाइफ में कि उस चीज को हम वहीं से ही क्यों घूम रही है, या उसको जब हम घुमा रहे तो हर एक जगह से घुमाने पर हमें अलग अलग बल महसूस होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर जैसे ना आप चाहो तो इसको
आसानी से और भी चीजों के साथ अपना आजमा सकते हो ना। मान के चलो आप एक कॉपी ले लो, है ना, कॉपी या कुछ भारी सा, है ना, लाओ भैया। देखो अगर लैपटॉप टूटा या गिरा तो उसका खर्चा तुम सब भरोगे। तो अगर मैं इस लैपटॉप को घुमाऊं तो इस लैपटॉप को ऐसे से घुमाऊंगा तो आसान है घुमाना, लेकिन अगर मैं कोने से पकड़कर घुमाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ना। कोने से पकड़कर घुमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में से पकड़ घुमा रहा हूं तो आसान है ना। ऐसे घुमा रहा हूं तो शायद सर और थोड़ा आसान हो रहा है, ऐसे कोने से पकड़कर घुमाओगे तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका हर एक अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अलग अलग आएगा। अच्छा सर, तो जड़त्व आघूर्ण कितना आता है वो कैसे पता करते हैं? तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। उस गुण का मापन जिसके कारण किसी अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उस अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? उस अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जड़त्व आघूर्ण का मान निकालते कैसे? जैसे हमारे पास ये तो जड़त्व का नियम तो आसान था कि भैया जो जड़त्व होगा वो द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन अब ये जड़त्व आघूर्ण निकालते कैसे है? इसका छोटा सा डेरिवेशन टाइप होता है, लेकिन मैं डेरिवेशन में नहीं जाना चाह रहा हूं, है ना। वो हम सरल रेखा में गति में जैसे गतिज ऊर्जा लिखते थे उससे डिराइव करते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन से कोई मतलब है नहीं हमें, क्योंकि अब हमें क्लास 11 की तो एग्जाम देनी नहीं है, हमें तो मेन फॉर्मूला आना चाहिए और उससे जुड़ी सारी बातें। तो घूर्णन करते हुए किसी कण का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये होगा I बराबर mr स्क्वायर। क्या होता है? I बराबर mr स्क्वायर। r जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी होगी। जैसे अभी हम पहले जो बात करेंगे, हम बिंदु द्रव्यमानों के लिए बात करेंगे, छोटे छोटे से कणों के लिए बात करेंगे कि अगर हमें उन्हें घुमाना है तो, है ना। तो मगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा कण है, एक बिंदु द्रव्यमान है, मैं उसको इस अक्ष के परितः घुमा रहा हूं ऐसे। मतलब क्या हुआ? इसको ऐसा मान सकते हो आप कि एक मैंने पत्थर लिया, रस्सी में बांधा और उसको ऐसे से घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या होगा कि यहां पर मेरा जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण आएगा ये m द्रव्यमान और अक्ष के लंबवत दूरी। तो अक्ष क्या सर? ये रही हमारी अक्ष, और इसके लंबवत दूरी जो होगी वो ये r दूरी होगी। इसके लंबवत दूरी जो होगी वो दूरी क्या होगी? r दूरी हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जड़त्व आघूर्ण जो आ जाएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर। याद रखना, दूरी जो होगी अक्ष के लंबवत, अक्ष के अनुदिश कभी दूरी नहीं देखते ना। ये रही अक्ष, जैसे इसके आसपास घूम रहा है वो, जिसके आसपास घूम रहा है उससे लंबवत दूरी को हमें बोलना पड़ेगा r, है ना। एक तरीके से आप रेडियस बोल सकते हो इसको, कि इस रेडियस पे ये घूम रही है। तो ये mr स्क्वायर का जड़त्व आघूर्ण रहने वाला है। अब अगर अक्ष बदलेगी तो यहां पर लंबवत दूरी बदलेगी, लंबवत दूरी बदलेगी तो जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। अच्छा, ओके। अब इसका मात्रक, विमा, ये और साथ ही कैसी राशि वो देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक एकदम आसान सी बात है सर, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी विमा क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी सर द्रव्यमान m L2 विमा आ जाएगी, ML2 T0 विमा आ जाएगी, M1 L2 T0 विमा आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ और क्या होगा? यहाँ पर, है ना। अच्छा, कैसी राशि है ये एक सदिश राशि होता है ना। कैसी राशि होता है? सदिश राशि। इसमें केवल हमें सीधे सीधे योग कर सकते हैं हम, है ना। इसमें दिशा का कोई लोचा नहीं है। कहीं पर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, है ना, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग, कुछ बच्चे 11वीं 12वीं वाले अपने आप को साइंटिस्ट मानने लगते हैं। बायो में खूब देखा होगा आपने कि आपके जैसे बायो ले लिया आपने सब्जेक्ट, तो बायो में खूब साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं लोग। अब
ऑनलाइन में तो तुम लोग आपस में इतना इंटरेक्शन कर नहीं पाते, ऑफलाइन में मैंने देखा बहुत बच्चे कि सर ने किसी दिन क्लास में पढ़ा दिया हार्ट, तो पता नहीं कहां कहां के सवाल उठा के ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे सर्जन बन गए हो, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे खतरनाक सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। या अगर सर किसी दिन आई पढ़ा रहे या ईयर पढ़ा रहे तो एकदम बिल्कुल ऐसे दवाइयों के नाम वगैरह पूछेंगे, दवाइयों के नाम बोलेंगे, सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो अगर आप उनमें से है तो ये याद रखना सदिश नहीं प्रदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है ये? प्रदिश राशि। प्रदिश राशि क्या होता है? ऐसी राशियां जिनमें हमारे पास हम सदिश युक्त तो कर, हम यहां पर अरे एक मिनट, यहां पे अदिश राशि, ओह आई एम सॉरी, यहां पर अदिश राशि आएगा है ना, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब यहां पर प्रदिश, प्रदिश मतलब क्या होता है? टेंसर होता है। टेंसर या प्रदिश राशि क्या होती है? वो राशि होती है जिनमें हम सीधे सीधे जोड़ तो सकते हैं लेकिन हमारे दिशा भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वो टेंसर होती है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो नीट में आएगा तो हम अदिश राशि पे टिक कर आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर मॉड्यूल वाला ज्यादा होशियार बनने की कोशिश तो प्रदिश राशि इसका ज्यादा सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ गई। अब सर हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना आता है कि बिल्कुल, अब तुझे जड़त्व आघूर्ण निकालना आ गया है, मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तुझे। तो अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन दे दूं इसमें तो तुम कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर हम कर पाएंगे। कर लोगे पक्का? चलो आओ तो करके बताओ मुझे। सवाल कर लेते कुछ दो चार से छोटे छोटे से। मान के चलो हमारे पास यहां पर, ध्यान समझना आप क्वेश्चन को, मेरे पास यहां पर यह y अक्ष है, यह x अक्ष है और तल के लंबवत कहीं z अक्ष होगा। होगा 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 ओके। ये मेरे पास एक बिंदु खंड है जिसका द्रव्यमान m है। यह है x, y बिंदु पर। कितने पर है? x, y बिंदु पर है। मैं न्यूमेरिकल भी ले सकता हूं, वैल्यू भी ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको भी x, y के रूप में करवाना चाहता हूं। अच्छा, तो अब अगर हम या m द्रव्यमान की बात करें तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश, तीनों के अनुदिश आपको जड़त्व आघूर्ण बताना है। क्या बताना आपको? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश। देखो अब हम जब भी ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे लिए कि किस अक्ष के अनुदिश पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ भाई बताएंगे क्या आएगा। अरे ये मोइन खान को तो मैंने थोड़े दिन पहले ब्लॉक करवाया था। अंशिका क्या बोल रहा है ये मूर्ख लड़का? ये वही है ना जो थोड़े दिन पहले क्लास में अजीब भाषा का उपयोग कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, हाँ क्या आएगा आंसर? सबसे पहले हम देखेंगे x अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो x अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण, तो देखिए अब हमें क्या पता करना है? हमें लंबवत दूरी पता करनी है। तो अगर हमारे पास यहां पर ये x अक्ष है तो x अक्ष के सापेक्ष घूमेगा कैसे? अच्छा एक काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को पहले फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो यहां पर अगर हमारे पास इसको ऐसा घुमाना है तो x अक्ष के सापेक्ष, सर ये x अक्ष, तो x अक्ष के सापेक्ष ऐसा घूमेगा। कैसे घूमेगा? ये ऐसा घूमेगा। ये जो घूम रहा है ये x अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है। आई बात समझ में? है ना? क्या होगा यहां पर अगर हमारे पास ये m द्रव्यमान है, ये हमारे पास x अक्ष, तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा। पहले इमेजिन कर लो घूमेगा कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y अक्ष के सापेक्ष कैसे घूमेगा? y अक्ष के सापेक्ष ऐसे ऐसे घूमेगा। अच्छा z अक्ष का है सर, z अक्ष यदि तल के लंबवत बाहर, तो उसके सापेक्ष ऐसा घूमेगा। ये जो होगा वो z अक्ष होगा। पहले इमेजिन कर पा रहे हो सब, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये x अक्ष के सापेक्ष ऐसा घूमेगा, y अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूमेगा और z अक्ष के सापेक्ष ऐसे घूमेगा। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब अगर हम यहां पर x अक्ष देखेंगे तो x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ओके।
तब दूरी क्या होगी, अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहां पर ये जो दूरी आएगी वो ये वाली दूरी लिखनी होगी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल ये वाली दूरी लिखनी होगी। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, क्या कोई बता सकता है ये वाली दूरी कितनी होगी। तो ये वाली जो दूरी होगी ना वो y के बराबर होगी, ये वाली दूरी y के बराबर होगी। क्यों, क्यों, क्योंकि अक्ष से लंबवत दूरी देखनी है। तो ये x अक्ष है, x अक्ष से लंबवत दूरी। तो हमें पता है सर ये वाली जो दूरी है x अक्ष के अनुदिश ये x होती है और y अक्ष के अनुदिश दूरी y होती है। तो यहां पर जो जड़त्व आघूर्ण आएगा इसे हम बोलेंगे Ix। क्यों, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं और इसका मान हो जाएगा my²। कितना हो जाएगा, my² हो जाएगा। इसी प्रकार से y अक्ष के अनुदिश अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो सर ये रही y अक्ष, इसके सापेक्ष ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी होगी x, तो हो जाएगा mx²। कितना हो जाएगा, mx² हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार से z अक्ष के अनुदिश क्या होगा, तो z अक्ष के अनुदिश सर यह रहा केंद्र और ये ऐसा घूमेगा। तो ये वाली जो दूरी होगी ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ये वाली जो दूरी होगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, वो ठीक से सर्कल नहीं बना मेरा, लेकिन इमेजिन करो ऐसे। तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी सर, ये वाली दूरी को हम r बोल सकते हैं और r जो होगा वो होगा √x² प्लस y²। पाइथागोरस बाबा की जय हो, x से ये y है तो x² प्लस y² का रूट। तो यहां पर हम बोलेंगे ये हो जाएगा mr²। क्या लिखेंगे हम अच्छा r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस y²। तो ये हमारे पास आंसर रहने वाला है। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष हमने इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। क्लियर है मामला, क्या सभी को चमका, क्लियर है कहानी, अरे बोल प्यारे, आ गया समझ में। चलो और सवाल, अच्छा इसमें वैल्यू वाला करवाऊं क्या, वैसे वैल्यू में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 3,4 दे दूंगा, सारे आंसर पूछ लूंगा। अगर वैल्यू आएगी तो कर लोगे, 3,4 दे दिया तो वैल्यू उठा के रखना है, आंसर पा जाओगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल करते हैं हम इसमें, है ना। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर जो है वो आप याद भी रख सकते हो। दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। उनके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली और उनको जोड़ने वाली रेखा के उनके लंबवत अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान है m1, यह द्रव्यमान है m2, तो इनका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इनके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष और ये जो अक्ष है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी। तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पता करना है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पता करना है। क्या कहानी सभी को समझ में आ गई है ना। यहां पर ये ऐसे घूमेंगे, तो ये दोनों मिलकर, है ना। अब एक नहीं घूम रहा, अब हमारे पास दोनों घूमेंगे। ये वाला जो होगा, ये वाला m2 वाला वो इस त्रिज्या पे घूमेगा और m1 वाला छोटी त्रिज्या पे घूमेगा। तो ये दोनों ऐसे कैसे घूमते रहेंगे ना, ये ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा सा कुछ छोटा कर देता हूं। हाँ, ये वाला ऐसा घूमता रहेगा और ये वाला ऐसा घूमता रहेगा, इस अक्ष के सापेक्ष घूम रहे दोनों। तो यहां पर अब हमें पता करना है इनका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो जड़त्व आघूर्ण के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में दूरी। अच्छा सर बोला है r दूरी है इन दोनों के बीच में, कितनी दूरी है, r दूरी। वो तो सही है सर, लेकिन हमें ये r1 और r2 का वैल्यू भी पता होना चाहिए। क्यों, याद आया, कुछ होता है यहां पर। अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना तो ये वाली दूरी पता करनी है r1 और ये वाली दूरी पता होनी चाहिए r2। तो जड़त्व आघूर्ण 2 के कारण हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। पहले तो बताओ इतना सबको समझ में आ गया, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर।
है ना। क्यों? क्योंकि सर यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, ज्यादा द्रव्यमान भारी मान लिया मैंने M1 तो इसके करीब सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो क्या M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, MR स्क्वायर जो होगा वो जड़त्व आघूर्ण होगा। अब R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? तो R1 R2 सर यह मेरे कुछ होता है सर, क्या होता है? वैल्यू याद आती? R1 था, सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था, दो द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। ये होगा M2 इंटू R अपॉन में M1 प्लस M2। देखो अब मैं तुम्हें एक और बात का एहसास दिलवाता हूँ। अगर तुमको जब मैं पढ़ा रहा था और अगर तब तुमने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी होगी, बिना मस्ती मजाक किए हुए तुमने बढ़िया से रिवाइज किया होगा, और अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो और उसके बाद में आज तक अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो भी तुम फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, तो भी तुम फॉर्मूला सही लिख जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ बताई है तुम्हें बातें, मैं हर चीज ट्रिक के साथ बताता हूं। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि अगर ये वाली दूरी लिखनी है तो ये होगी सामने वाला द्रव्यमान इंटू टोटल दूरी बटे में M1 प्लस M2। और R2 के लिए भी मैंने यही बताया था कि अगर इधर वाली दूरी लिखनी तो सामने वाला द्रव्यमान M1 इंटू R अपॉन में M1 प्लस M2। वैल्यू उठा के रख दो, जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। कितनों को यह फॉर्मूला याद था? कितनों को यह फॉर्मूला याद था? तो यहां पे आई क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा M1। अच्छा सर M1 R1, R1 क्या है? M2 R अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर, M2 R अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M2 R2, R2 क्या है? ये रहा M1 R अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा क्या होगा यहां पर? अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें यहां पर ये आप देखो, इसके पास M1 है, इसके पास भी M1 है, इसके पास M2 है, इसके पास भी M2 है, इसके पास R का स्क्वायर, इसके पास भी R का स्क्वायर, इसके M1 प्लस M2 का स्क्वायर, इसके पास भी M1 प्लस M2 का स्क्वायर है। क्या बोला मैंने? देखो मैं इसे लिख सकता हूं M1 इंटू M2 का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर लिख दिया अलग से, प्लस देखो यह है M1 का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया यहां पर? देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं देखूं तो देखो M1 है, हाँ M1 है, हाँ 2 M1 है, एक कॉमन ले लिया। M2 है, हाँ 2 M2 है, तो एक कॉमन ले लिया, यहां पे भी M2 है। R का स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर इनटू, अब अंदर क्या बचा? ये तो कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा सर? इस पूरे में से एक M2 बचा और इस पूरे में से एक M1 बचा। तो अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली यहां पर बचा M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R का स्क्वायर। बोलो कितनों को चमका? कितनों का चमका? आई बात समझ में? है ना? कुछ नहीं था ये यहां पर से, उसके बाद में मैंने बस सॉल्व ही किया, 2 स्टेप सॉल्व किया और आंसर लेकर आ गया मैं। तो ये जो आंसर है वो आप सीधे सीधे चाहो तो याद भी रख सकते हो, इसका रट्टा भी लगा सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आंसर है। ये है M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R का स्क्वायर, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R का स्क्वायर। ये होगा इस पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण, और आप इसको याद भी रखोगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं कि जब भी हमें किसी भी सेंटर ऑफ मास के वो जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो वह हम बोलेंगे ये होगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का इंटू R का स्क्वायर, या हम इस जड़त्व आघूर्ण को ये वाला जो द्रव्यमान है इसे रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास। कि जैसे हमने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास वस्तु चल रही है तो उसका पूरा द्रव्यमान उठाकर एक जगह रख दूं में, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता था। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब वस्तु घूम रही है तो 2 या अब ये हमने 2 के लिए करा, 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं हम।
ठीक है, कि ये क्या है कि इन दोनों को हटाकर मैं कौन सा कॉमन द्रव्यमान मान लूं, इन दोनों को हटाकर एक कॉमन द्रव्यमान मान लूं मैं, है ना, वो द्रव्यमान का मान कितना हो जो इन दोनों के बराबर जड़त्व आघूर्ण बना रहा है। तो ये जो आएगा वो m1 m2 अपन m1 प्लस m2 होगा। इसे रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ये जेई में बहुत बार पूछा गया सवाल है, नीट में अभी तक नहीं आया है। रिड्यूस्ड मास जो कि होता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्लियर है मामला? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर, ये होगा रिड्यूस्ड मास। अच्छा, तो ये एक और मजेदार सा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। एक बार जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। क्लियर है मामला? हाँ भाई, क्या सभी को इतना समझ में आ गया? क्या सभी को इतना समझ में आ गया? चलिए, ओके। हाँ भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अब हमें इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, आप खुद ही करके बता सकते हो, है ना। यहां पर हमारे पास एक XY तल दिया हुआ है और इस XY तल में हमें बताना है कि Y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। Y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, एक बात बताओ यार, ये तो तुमने बोला ही नहीं। अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक वस्तु अक्ष पर ही रखी हो तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? कोई एक वस्तु अक्ष पर ही रखी हो तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एसपी स्टार पॉइंट्स। अक्ष पर रखी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, मतलब ये वस्तु है और यही अक्ष है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? बिंदु द्रव्यमान ही है ना, बिंदु द्रव्यमान। क्या है ये? बिंदु द्रव्य। एक स्टेटमेंट चाहो तो लिख लो, अक्ष पर रखे बिंदु द्रव्यमान का, अक्ष पर रखे बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, सदैव शून्य आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि याद रखना कि जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने जड़त्व आघूर्ण निकाला, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जड़त्व आघूर्ण निकाला। तो अब हमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान रखनी होगी कि जड़त्व आघूर्ण सेंटर ऑफ मास के अबाउट सदैव न्यूनतम होता है। यह वैसे आगे चलकर मैं आपको एक थ्योरम वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें प्रूव करेंगे हम, लेकिन अभी भी चाहो तो आप लिख लो कि जड़त्व आघूर्ण आई सदैव किसी भी निकाय के लिए, आई किसी भी निकाय के लिए, जड़त्व आघूर्ण किसी भी निकाय के लिए सदैव सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष न्यूनतम होता है। सापेक्ष न्यूनतम होता है। ठीक है, ये न्यूनतम होगा, ये जो वैल्यू आएगी। अब इसके अलावा आप कोई सी भी अक्ष के सापेक्ष निकालो, मतलब ये अक्ष आप इधर ले जाओ, 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 कहीं भी ले जाओ, न्यूनतम वैल्यू हमेशा यही आएगी, इससे कम जड़त्व आघूर्ण नहीं आएगा। क्लियर है मामला, है ना। यही कारण भी है कि जब भी जैसे वो सिलेंडर वाले भैया, है ना, तो वो ऐसी अक्ष चुनते जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो, तो उसके सापेक्ष घुमाएंगे तो जड़त्व आघूर्ण सबसे कम आएगा, है ना। जैसे आप अपना पेन समझो, आप अपना पेन देखो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसके सापेक्ष घुमा रहे हो तो हल्का फील हो रहा है, लेकिन कोने से घुमाओगे तो भारी लगेगा। ये वाले पेन का सेंटर ऑफ मास निकाला मैंने तुम्हें सिखाया था कि सर अगर मैं इसको इस उंगली पे बैलेंस कर दूं यहां पर, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा। ये गोल वस्तु है ना यार,
दूसरा वाला पेन था वो थोड़ा सा गोल, ये थोड़ा ज्यादा गोल है, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास से हमने निकालना सीखा था, पेन को बैलेंस वगैरह करना सीखा था। तो उसके सापेक्ष अगर हम घुमाएंगे तो जड़त्वागुण सबसे न्यूनतम आएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम फटाफट इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करके बताओ। हमारे पास 4 बिंदु द्रव्यमान है, 4 बिंदु द्रव्यमान है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। डी आएगा। अच्छा, और कोई? और कोई? 2 आएगा। देख लेते क्या आएगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास इस समूह का द्रव्यमान इन सारे द्रव्यमानों का जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। कितने द्रव्यमान है सर? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए, ये ऐसा घूमेगा, ये भी ऐसा घूमेगा, ये वाला ऐसा घूमेगा y अक्ष के सापेक्ष, और ये तो यहीं रह गया। तो जड़त्व आघूर्ण अगर मैं लिखूंगा तो यहां कितना होगा? इसका जड़त्व आघूर्ण इस द्रव्यमान का इसी अक्ष के सापेक्ष 0 आएगा, तो m इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी 0 हो गई है। अच्छा, इसके लिए लिखेंगे सबका द्रव्यमान बराबर है, प्रत्येक का द्रव्यमान m बोला गया, तो m a स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे m a स्क्वायर। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला? अरे मूर्ख बालक, a कॉमा a दिया हुआ मतलब कि क्या है? x अक्ष के अनुदिश a है, तो ये y अक्ष से दूरी a होगी, यानी दूरी भी a होगी, यानी दूरी 2a हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये? प्लस m इंटू 2a का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम आंसर क्या लिख सकते हैं? हो जाएगा ma का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर प्लस 4ma का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होगा, तो आंसर जो होगा वो 6ma का स्क्वायर आ जाएगा। सबको जोड़ोगे 6ma का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ऐसे आसान से सवाल बन जाएंगे सभी से? क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े। चल अगला सवाल। हाँ, अब हमारे पास 3 कण दिए हुए, आपको बताना है कि एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अब एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं, ए बी अक्ष भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी अक्ष बोली जा सकती है आपको। तो सवाल पढ़ो, जल्दी से जवाब बताओ, आसान सवाल है अभी तो ये। फिर मैं आपसे पूछूंगा ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पी क्या होगा। ए एक्स तो निकालो, फिर ए बी भी निकालना है। हाँ 2a होगी, बिल्कुल आशुतोष बेटा। यहां पर ये जो दूरी होगी ये 2a दूरी थी, तो 2a का वर्ग कर दिया तो 4a स्क्वायर हो गया। हाँ भाई, तो क्या बोला है? 3 कण, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, लंबाई l लंबाई की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं पर चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अब हमारे पास रेखा AX है। अच्छा सर, ये एक AX रेखा है, AX रेखा AB के लंबवत है। अच्छा, इस AB के लंबवत एक AX रेखा है, ABC के तल में है। अच्छा सर, ये ABC के तल में ही अक्ष है ना। अब आपको बोला जो फोटो दिख रहा है बस वही लिखा हुआ है, अक्ष का AX इस निकाय का एक AX के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। तो जड़त्व आघूर्ण हम क्या लिखेंगे? जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे हम सर, यहां पर होगा, देखो पहले A के लिए तो 0 हो जाएगा, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस, ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं? AX के अकॉर्डिंग है ना, AX। अच्छा, इसके लिए लिखूंगा मैं, हो जाएगा m इंटू L का स्क्वायर, m इंटू L का स्क्वायर। अच्छा सर, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा m इंटू L/2 का स्क्वायर। बताओ भैया ये वाली दूरी कितनी होगी? देखो बस दूरी का खेल है यार, दूरी का खेल है। ये दूरी होगी L/2, L/2 का स्क्वायर हो गया। तो कितना आंसर आ गया सर? ये हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बटे में 4, या अगर हम इसका योग करेंगे तो 5 ml स्क्वायर बटे में 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Getting what is the point is the।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता है ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो जल्दी से बताओ ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? ए बी के अक्ष, ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या आता? ए बी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या आता? कितने लेक्चर लगेंगे? देख, 2 तो जड़त्व आघूर्ण में लगेंगे, 2 से 2.5 लेक्चर, 1 लेक्चर उसमें लगेगा 2 3 4 5 7 लेक्चर लगेंगे, 6 से 7 लेक्चर। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे सर? देखो, इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, अब बस ये बचेगा। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? तो अगर बस वही मैं जानना चाह रहा था कि कितनों को ये वाली दूरी याद है, ये होगी √3a/2 या √3a/l हो जाएगा। कैसे? ये कोण 60 डिग्री होता है, आपको ये वाली दूरी l पता है, ये लंब हो जाएगा sin 60, तो √3a/2। आ गए हो अब मैदान में वापस। हाँ भाई, बहुत ऐस चल रहे थे तुम्हारा भी थोड़े दिन से, है ना? अब पुराना जो भी पढ़ा वो सब कुछ काम आने लग जाएगा, एज इट इज पूरा का पूरा काम आने लग जाएगा, है ना? अब यहां पर काम चोरी नहीं चलेगी। चलिए, तो क्या आएगा आंसर इसका? ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण ए बी का हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा, बटे में 4 ml²। तो ये आंसर आता, मतलब चौथा आंसर होता, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी हमारा। चल आगे बढ़ते। हाँ भाई, अब ये जो हमने क्वेश्चन करे, इसमें यार अब आपको मैं और टाइम पास क्वेश्चन करवाऊं या आपको बातें समझ में आ गई, है ना? जैसे आपको और कैसे सवाल बन सकते हैं, आपको ऐसा एक वर्ग बना देंगे, बोलेंगे भैया ये वर्ग है, अब इसमें हमें हर एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाल के बताओ। क्या ऐसे सवाल कर पाओगे खुद से है अब, या और भी कुछ टाइम पास सवाल करें यहाँ पे अलग अलग? अब जरूरी नहीं है MM द्रव्यमान ही दे, अलग अलग द्रव्यमान दे देंगे, तो कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है यार? हाँ भाई, तो यहां पर हमें बोला गया ये वाला द्रव्यमान m है, ये वाला 2m है, ये वाला 2m है, ये वाला m है। क्या इसमें किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछूं तो निकाल सकते हो? कौन पूछा? ये l/2। अंशुल पाल। अंशुल बेटा कहां थे तुम इतने दिनों से? बहुत दिन से तुम्हारा कमेंट नहीं आया, l/2 कैसे आया? हाँ हाँ हाँ, तुम वापस आ चुके हो तुम। अब मुझे अंशुल एक बात बताना ईमानदारी से ना, मुझे अच्छे से नाम याद है तुम्हारा, और जब 11th पढ़ाता था मैं, तब तुम ऐसा अजीब अजीब से डाउट आकर जरूर पूछते थे। अब मुझे एक बात पक्का विश्वास हो गई है आज, क्या? कि तुम क्लास 9th के बच्चे हो, 9th के हो या ज्यादा से ज्यादा 11th के हो, कि जब मैंने 12th पढ़ाई तब तुम नहीं आए, मतलब कि गोलमाल तो है सर। ईमानदारी से बताओ अंशु, तुम कौन सी क्लास में हो? तुम 12th और ड्रॉपर तो नहीं हो, है ना? तुम्हारा शकल आज तक नहीं देखी, लेकिन मैं इससे बता जरूर सकता हूं कि अगर तुम 12th के होते तो 12th जब पढ़ा तब एक भी डाउट नहीं तुमने पूछा, पूरी 12वीं खत्म हो गई, तुम कहां थे? और आज जैसे ही 11th का टॉपिक शुरू हुआ है तो तुम वापस आ चुके हो। मामला तो गोलमाल है। हमारी नजर से बचकर कहां जाओगे? l/2 कहां से आया? वो तो मैं घर से याद करके आया था। देखो, तो यहां पर अब ये m2m 2m जो है ना, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या किसी भी अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हो? क्या किसी भी अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हो? जैसे मान के चलो मैंने इसमें नंबर कर दिया, ये A B C D, तो क्या A B अक्ष के सापेक्ष पूछूं? B C D C A D। अच्छा, B D अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कौन बता सकता है? यहां पर B D अक्ष के सापेक्ष बताओ भाई, एक लास्ट बता दो, BD अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कौन बता सकता है? BD अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अरे बेटे ये आ गए वापस, इन्हीं की कमी थी जिंदगी में। ये भाई ये l/2 कैसे आए, मैं कैसे बताऊं यार? यहां पर ये पूरी दूरी l है, ये दूरी l है, ये दूरी l है, ये दूरी l है, तो यहां पर ये लंबवत अगर रेखा खींचेंगे तो ये दूरी आधी होगी ना यार, ये l/2 हो जाएगी। अगर तो एकदम प्रूफ ही चाहिए तो यहाँ पर या त्रिभुज ले, या त्रिभुज में cos 60 कर ले, ये l है, ये आधार निकालना है तो l/2 आएगा।
या थोड़ा सा कॉमन सेंस की, ये तो त्रिभुज हमने पढ़ा है सर, बचपन से पढ़े, 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर ये वाली दूरी L होगी तो ये वाली दूरी आधी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी दूरी। हाँ, BD अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो क्या होगा? तो सर अगर BD अक्ष, BD नहीं बोल रहा हूं ना, BD बोल रहा हूं, BD नहीं बोलेगा कोई, BD। अच्छा, तो BD अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो सर ये अक्ष है, तो अक्ष से लंबवत दूरी, ये वाली दूरी निकालना पड़ेगी। हाय पूरे तोते उड़ेंगे। तो ये पूरी दूरी होती है √2a, ये वाली दूरी होगी a/√2। कितनी होगी? a/√2। ये वाली दूरी भी कितनी होगी? a/√2 हो जाएगी। तो देखा m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस इसके लिए भी होगा m इंटू a/√2 का स्क्वायर, और इन दोनों का जड़त्व आघूर्ण तो 0 आ जाएगा। 2m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू 0 का स्क्वायर। तो नेट कितना बनेगा? ma² 2 बचेगा प्लस ma² 2 बचेगा, या ma² आंसर आ जाएगा। ma² आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछा होता है ना, स्टेटमेंट सुनना, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख भी सकते हो। विकिरण के कटान बिंदु के लंबवत, विकिरणों के कटान बिंदु के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? क्या बोल रहा हूं? विकिरणों के कटान बिंदु के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये पहली विकिरण है, ये दूसरी विकिरण है, विकिरणों का कटान बिंदु ये होगा सर, मतलब केंद्र के लंबवत अक्ष है, तो उसके सापेक्ष ऐसे घूम रहा, मतलब ये पूरा ऐसे गोल गोल घूम रहा, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो। कैसा घूम रहा है ये ऐसा मानो आप, और ये यहां से ऐसा घूम रहा है, डुई ऐसा घूम रहा है। तो अब आपको इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है, कितना आएगा? मतलब तल के लंबवत, अच्छा लंबवत को अब मैं ऐसा चिन्हित करूंगा ना, लंबवत को ऐसा परपेंडिकुलर से चिन्हित करूंगा मैं, तो तल के लंबवत और O से गुजरने वाली अक्ष, क्या आएगा? जल्दी से बता दो आंसर। तो ये आ जाएगा सर जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, ये अब देखो सारी दूरियां a/√2 होगी, क्योंकि ये रही अक्ष तल के लंबवत, तो ये दूरी a/√2 तो m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू a/√2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, या आप चाहते हैं सर डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसा? m इंटू a/√2 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो इंटू 2 कर लो, ये भी 2 बार आ रहा है तो इंटू 2 कर लो। अभी तो मैंने चारों के लिए अलग अलग लिख के बताया, वरना आप इसको एक बार लिखकर इंटू 2 कर लो, इसको एक बार लिखकर इंटू 2 कर लो, बात बराबर ही। ma² बढ़ा दो प्लस ma² बढ़ा दो प्लस 2ma² बढ़ा दो प्लस 2ma² बढ़ा दो, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 1 1 1 3ma² आंसर आ गया। 3ma² आ गया। जोरों से लगा दीजिए कमेंट्स में आग जिनको ये सारी बातें चमकती हैं, और हम बढ़ेंगे अब आगे। ठीक है मामला, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। चल, अब ये जो सारी बातें हमने करी, ये किसके लिए था? ये हमने जो बातें करी ये हमारे पास बिंदु पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण लिखना सीखा हमने। लेकिन अगर हमारे पास सतत द्रव्यमान वितरण होता है तो, या सम्मित द्रव्यमान वितरण होता है तो उनके लिए जड़त्व आघूर्ण कैसे लिखा जाएगा? जैसे अगर हमारे पास एक रॉड, इस रॉड बोल रहा हूं, इसका कोई थिकनेस मोटाई नहीं है ना, बस लंबाई है।
इसमें रेखीय द्रव्यमान वितरण क्या है? रेखीय द्रव्य, ये वैसी ही बात है जैसे सेंटर ऑफ मास में करते हैं ना। जैसे एक रॉड है तो इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, सर रेखीय द्रव्यमान वितरण है। मेरे पास एक चकती, तो इसका जड़त्वागुण कैसे लिखूंगा मैं? या मेरे पास हो जाए एक गोला, ठोस गोला, खोखला गोला, इनका जड़त्वागुण कैसे लिखूंगा? तो ये सब अब हमें देखना है, तो कैसे करते हैं एक्चुअली में? से करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन से, है ना, जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने करा था। लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, हम इंटीग्रेशन से तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार आपको फॉर्मूला जरूर लिखवा देता हूं कि कैसे करना होता है। जैसे अगर मान के चलो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण चाहिए, तो हम x दूरी पर जाएंगे, एक dx एलिमेंट काटेंगे और इसका जड़त्वागुण लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे यहां पर 0 से L तक, या 0 से L बटा दो इधर है, L बटा दो इधर है, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो यहां पर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। मैं क्या करेंगे? dm r स्क्वायर, मतलब dm क्या है सर? dm छोटा सा टुकड़ा है, dm द्रव्यमान का एक छोटा सा टुकड़ा है जो यहां पर था, और यह पूरे dm को जोड़ देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास पूरे का जड़त्वागुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरे का जड़त्वागुण आ जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को है क्लियर? हाँ भैया, क्या छोटी सी बात क्लियर है? आप बोलो तो एक इंटीग्रेशन से करके बता दूं मैं, बाकी जरूरत नहीं, बाकी मैं इसके सारे आंसर्स बता दूंगा सीधे सीधे। 5 कहां से बेटा? वो मैं आज सुबह 5 बजे उठा था, तो इसलिए मैंने वहां पर आंसर में 5/4 कर दिया। मैंने 4 बजे उठने की सोची थी, लेकिन मैं उठ पाया 5 बजे, तो आंसर आ गया 5/4, है ना। ऐसे ही अगर मान के चलो कल मैं उठने की सोचता हूं 6 बजे और मैं उठता हूं 7, तो आंसर आएगा 7/6 ml स्क्वायर। आप कितनी बजे उठने की सोचते हो और आप कितनी बजे उठ पाते हो, वो आंसर बना लो, बता दो। चलो ठीक है, एक इंटीग्रेशन से करके बता देता हूं मैं कि अगर मेरे पास एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है एक छड़ के लिए 9 बजे उठते हो, ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आएगा 9/8 ml स्क्वायर। 5 कहां से आया? ये मैं पक्का बोल रहा हूं, ये जो 2-3 बच्चे आए हैं ना, जो पूछ रहा है कि L/2 कहां से आया और जिसने पूछा 5 कहां से आया, लिखवा लो मुझसे। ये कक्षा 11वीं वाले बच्चे हैं जिन्होंने धोखे में आकर एक कोर्स ले लिया है, और जब 12वीं पढ़ाई थी तब तो गायब। 12वीं में ऐसे डाउट नहीं पूछे इनने कभी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। यहां पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? देखिए, तो करना क्या होता है बेसिकली, है ना। मैं आपको एक रॉड के लिए, किसके लिए? एक रॉड के लिए एक समान रूप से जिसमें द्रव्यमान वितरित है, इसके लिए मैं आपको सेंटर ऑफ मास डिराइव करके दे रहा हूं। तो एक छड़ के लिए, है ना, तो आप चाहो तो लिख लो, एक छड़ के लिए एक समान रूप से, मैं हेडिंग डाल देता हूं इसमें एक छोटी सी, एक समान रूप से वितरित। तो इसमें ना बातें बड़ी बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ बताना पड़ता है। तो एक समान रूप से वितरित द्रव्यमान वाली छड़ के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली और छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण, अक्ष के परितः या अक्ष के सापेक्ष लिख सकते हो।
है ना, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो ये थोड़ी बातें तो बड़ी बड़ी होती है। चल आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो एक बार मैं इसका डेरिवेशन करके बता देता हूं आपको। देखो, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, तो मैं द्रव्यमान वितरण में लैम्बडा बोल देता हूं। अब आपको याद होना चाहिए लैम्बडा होता है डीएम बटा डीएक्स। अगर सर आप सो के नहीं उठे तो कैसी बातें कर रहा है ये मूर्ख बालक। मैं सो के नहीं उठा तो तेरी क्लास कैसे होगी। अगर सो के नहीं तो अनंत बटा अनंत आंसर कर लेना। फिर ये होगा डीएम बटा डीएक्स। डीएम बटा डीएक्स किसको याद है, लैम्बडा। लैम्बडा एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित वितरण द्रव्यमान या रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान बटा लंबाई, इसे डीएम बटा डीएक्स या एम बटा एल लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब इसका मैं कैसे निकालेंगे सर हम, तो ये रही अक्ष। अच्छा, तो इस अक्ष से एक्स दूरी पर गया मैं और यहां पर मैंने काटा एक डीएम द्रव्यमान। क्या काटा, एक डीएम द्रव्यमान। तो क्या आएगा, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा सर, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू दूरी है एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। डीएम को क्या लिख सकते हैं, डीएम को लिख सकते हैं लैम्बडा डीएक्स, क्योंकि एक्स है यहां पर। तो इंटीग्रेशन करने के लिए डीएम को एक्स के पदों में लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा लैम्बडा डीएक्स इंटू एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये आंसर है, ठीक है। तो ये होगा लैम्बडा डीएक्स बराबर होगा डीएम के। डीएम डम डीएम, बस अब इसे इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये वाला जो आंसर है ना, ये मतलब डेरिवेशन कर रहा हूं, कुछ चिल्ला चोट मत होना सर कहां से आया। इंटीग्रेशन है, आसान सा इंटीग्रेशन है, बाकी आंसर आपको याद रखना होगा इसमें। अच्छा, लैम्बडा को ये भी लिख सकते हो और एम बटा एल भी लिख सकते हो ना, कि एम लंबाई की रॉड है और सॉरी एम द्रव्यमान है और एल लंबाई की रॉड है। तो एक बार आप इंटीग्रेशन कर देते पहले हमसे लैम्बडा। अच्छा, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद में, एक्स क्यूब बटे में 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बटे में 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद में। अब आएगी एक और इंपॉर्टेंट सी चुनौती कि इसमें लिमिट कहां से कहां तक रखनी है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, इसमें लिमिट जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी यहां पर। देखो, रॉड कहां से कहां तक है, तो सर यहां से ये केंद्र है, तो यहां से एल बटा 2 तक आगे रॉड है। अच्छा, लेकिन रॉड पीछे भी एल बटा 2 तक है। मतलब सर देख, रॉड यहां से है ना, और ये मैं बोल रहा हूं ये सबसे आसान इंटीग्रेशन का डेरिवेशन है इसका, है ना। बाकी रिंग का भी आसान होता है, बाकी डिस्क इसका सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अभी अब यहां पर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो दूरी कितनी है, एल बटा 2। यहां से यहां तक दूरी माइनस एल बटा 2 लिखनी पड़ेगी। तो एल बटा 2 से माइनस या माइनस एल बटा 2 से एल बटा 2 तक हमने इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा यहां पर, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर होगा लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, एम बटा एल। हाँ, ये हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/3 को बाहर रख दो, यहां है x की घात 3, x की घात 3, और इसमें लिमिट रखनी है l बटा 2 और माइनस l बटा 2। तो पहले l बटा 2 रखो, फिर माइनस l बटा 2 रखो, उसकी घात 3 करो और पूरा सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो एक बार मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा m बटा 3l, ये करेंगे l बटा 8 हो जाएगा, घात 3 माइनस एल क्यूब बटा 8। माइनस माइनस प्लस होगा, उसे जोड़ो और उसका फिर खात्मा कर सकते हो आप। तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m बटे में 3l, और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा एल क्यूब बटे में 8 को प्लस करना है एल क्यूब बटे में 8 के साथ, तो हो जाएगा 2l क्यूब बटे में 8। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 3 करोगे 12 आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर बटे में 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम एल स्क्वायर बटे में 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो आप डायरेक्ट इसे याद रख सकते हो, है ना। हमने 10-15 मिनट 10-1 मिनट इसमें खराब करे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसमें सर डेरिवेशन से हटकर कोई क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो डेरिवेशन पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है वैसे
बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर मान के चलो तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही बुरी हुई 2016 जैसी, तो नीट में आपको ऐसा बोल दे, नीट में ऐसा आपको ऐसा बोल दे कि यहां पर जो एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित, ऐसा अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ डेरिवेशन हमने सेंटर ऑफ मास में भी किए थे, या ऐसे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी किए थे। तो आपको बोल दे कि यहां पर जो लैम्डा है वो लैम्डा एक समान रूप से वितरित नहीं है, यहां पर द्रव्यमान जो है या जो लैम्डा है, लैम्डा जो है ना, ये आपने लैम्डा लगा तो ये लैम्डा जो है वो लैम्डा बराबर कुछ लैम्डा नॉट एक्स है। मतलब जैसे जैसे आप आगे पीछे जा रहे हो तो द्रव्यमान बदल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर हमें पूरा इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही मतलब कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसका ये सीधा आंसर ml²/12 आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक रॉड है, उसका द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष और कैसी छड़ के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ml²/12 होता है। आप सीधे सीधे इसका आंसर याद रख सकते हो। क्लियर है मामला, आ गया समझ में? अच्छा, अब ये आपको कितना फील आया उसके लिए उस पर बेस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, है ना। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, फिर उसके बाद में देखो अब हमें बेसिकली क्या करना है। अब हमने बिंदु कण के लिए देख ली बातें, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर अलग अलग द्रव्यमान वितरण, जैसे देखो यहां पर है, आपको एग्जांपल से एनिमेशन समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास ये रॉड है, तो ये रॉड इस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, इसका जड़त्व आघूर्ण ml²/12 है। इसी रॉड को कोने से पकड़ के घुमाओगे तो जड़त्व आघूर्ण ml²/3 आ जाएगा, है ना। जैसे अगर रॉड को मैं ऐसे से पकड़ के घुमा रहा हूं तो ml²/12 जड़त्व आघूर्ण है, यहां से पकड़ के घुमाऊंगा तो ml²/3 जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं एक, देखो ध्यान से, ठोस गोले को घुमाऊंगा तो 2/5 mr² जड़त्व आघूर्ण होता है, और खोखले गोले को, ये अंदर से खोखला है, तो 2/3 mr² जड़त्व आघूर्ण होगा। साथ ही साथ मेरे पास अगर एक चकती है, एक डिस्क है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण mr²/2 हो जाएगा, और अगर मेरे पास एक रिंग है तो उसका जड़त्व आघूर्ण mr² होगा। ये सारे जो जड़त्व आघूर्ण है वो तल के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष है। देखो ध्यान से, इन सबके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है, और अगर ऐसा आ गया तो इसके लिए तो इंटीग्रेशन करना ही होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन करना ही होगा। अच्छा, ये कैसा लिखा हुआ, ये जो है आपको एक, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि अगर आपको मान के चलो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला जो अभी हमने क्वेश्चन करे पीछे, उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में। कैसे लिखा हुआ है सर, देखो आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा कण, एकदम पहले पन्ने पर आ गए मैं वापस, अगर एक से ज्यादा कण होते हैं तो मैं जड़त्व आघूर्ण लिखूंगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर, इन सबका योग, या मैं जड़त्व आघूर्ण लिख सकता हूं यहां से, हो जाएगा समेशन mi ri का स्क्वायर i बराबर 1 से i बराबर n तक, इन सबका योग मैंने कर दिया। क्लियर है मामला, आ गया समझ में? चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हमने रॉड के लिए, डिस्क के लिए, इन सब के लिए देख लिया है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये अब इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमें नई बातें पढ़ना पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें दो नए थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे यहां पर, है ना, या जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें दो प्रमेय पढ़ना पड़ेंगे, एक होता है लंबवत अक्ष प्रमेय और एक होता है समांतर अक्ष प्रमेय। तो वो जो द्रव्यमान वितरण, जो हमारे पास प्रमेय होंगे, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब वो कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, अगर हमारे पास रॉड है या ये सब कुछ है, तो इसमें समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होते हैं, तो वो दोनों अक्ष के प्रमेय मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मतलब आप ये वाली क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन याद रखना फिजिक्स की एक और क्लास बच रही है जो शाम को 7:30 बजे हम करने वाले हैं। 7:30 बजे हम क्लास करेंगे, है ना। तो 7:30 बजे वाली क्लास में मैं आपको सेमीकंडक्टर के बच्चे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम 7:30 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।